नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जिनके साथ साक्षात्कार प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनका नाम आप सबों के लिए परिचित ही है। मुझे याद आ रही है उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति जो मेरी खुद भी बहुत प्रिय रही है। विहगों ने तोड़े मौन, क्षितिज ने सहेज लिया, पूछा भी नहीं कौन। हम आज बात करने जा रहे हैं उस व्यक्तित्व की जो कभी अलौकिक प्रेम के गीत गाता है अभिसारिका के रूप में, कभी खामोशी की चीखें सुनाता है, कभी सैलाबों का सहर लाता है और कभी हमें क्षितिज तक ले जाता है। भिन्न भिन्न विषय, भिन्न और हर एक विषय पर उतना ही प्रखर उनकी लेखनी चली है। चलिए आज मिलते हैं हम श्री डॉक्टर संजीव कुमार जी से। प्रणाम सर। नमस्कार मिंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साक्षात्कार करने का प्रयोग किया। आशा है कि मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। जी सर, बहुत सारे प्रश्न मुझे पाठक के रूप में मेरे मन में आते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मेरे मन में ये प्रश्न उठते रहे हैं, आपके बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे प्रशंसकों के मन में भी वो प्रश्न कभी न कभी आते होंगे। तो मैं कोशिश करूंगी उनकी प्रतिनिधि बन के आपके समक्ष उन प्रश्नों को रख सकूं। और मैं बस कोशिश ही कर सकती हूँ। तो पहला प्रश्न जो कि मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि 100 से अधिक किताबें आप लिख चुके हैं, बट इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? कब आपने शुरुआत की इसकी? देखिए, मेरी पहली किताब 2000 में छपी थी, यानी 22 वर्ष पहले, जबकि लिखने का कार्यक्रम 1973-74 से शुरू हुआ था और 75 में मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बड़ा लंबा समय काल है जी। 1975 को भी अगर यात्रा के प्रारंभ का वर्ष मान लिया जाए तो 25 वर्ष उधर और 22 वर्ष इधर, 47 वर्षों का लेखन कार्य है, 107 किताबें। वाह, ये सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे लेखक अपने पूरे जीवन काल में शायद 2, 3, 4, 5, अधिकतम 10 लिख के जाते हैं। एक तो यह प्रश्न आपके उत्तर से ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आपने 73 में ही लिखना प्रारंभ किया तो इतना लंबा समय क्यों? एक किताब के आने में 2000 ईस्वी तक 25 वर्षों का ये सफर क्यों, जबकि 75 में कविता छप चुकी थी? देखिए, ऐसा होता है जीवन में, समय काल के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित होते हैं। जो 1975 से 2000 का जो समय काल है वो हमारे लिए अध्ययन और व्यवसाय के प्रति लगन के साथ काम करने का था। तो इसलिए उस समय में कार्य होता तो रहा, लेकिन इस तरफ पूरी तरीके से डिवोट नहीं हो सके, पूरा ध्यान नहीं दे सके कि प्रकाशन भी हो। फिर जब लिखना शुरू किया तो एक तरफ कविता जा रही थी, लिख रहे थे, और दूसरी तरफ लॉ की किताबें भी लिख रहे थे। तो आपने देखा होगा 36 किताबें मैंने लॉ में लिखी हैं, और ये 36 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, बड़ी मेहनती किताबें हैं, जिनमें से एक किताब का तो अगर पन्ने गिने तो 13,000 पन्ने हैं। एक किताब 13,000 पन्ने की है, फिर उसके बाद दूसरी किताब 9,000 पन्ने की है, फिर 1200 पन्ने 2,000 पन्ने की किताबें हैं। इनमें काफ़ी समय लगा, यद्यपि सब में मेरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन था। और एक किताब तो ऐसी है जिसको बाइबल कहते हैं, बाइबल ऑफ कंपनीज एक्ट। सर क्या नाम है उस किताब का सर? रमैयास कंपनीज एक्ट। वाह, तो बहुत तो ये सब क्या सर, ये सब लिखने के बाद ही आप पूर्णतः साहित्य के क्षेत्र में सर कब उतरे? क्या साहित्य के क्षेत्र में तो हम 1975 से पहले ही उतर गए थे, लेकिन ये रहा कि लिखने का कार्यक्रम थोड़ा थोड़ा रहा, और प्रकाशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नौकरी पहले थी। जी सर। तो पहले आपकी लॉ की किताबें आई कि साहित्य की किताबें? लॉ की। जी, क्योंकि वो व्यावसायिक प्राथमिकता थी, इसीलिए शायद। व्यावसायिक प्राथमिकता थी।
तो सर, जब साहित्य में आपने प्रारंभ किया तो एक और प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है, इस वक्त आपका क्या उद्देश्य रहता था? ये उद्देश्य स्वांतः सुखाय या किसी खास उद्देश्य को दिमाग में रख के आपने लिखा सर? देखिए, जब हम मुक्त कविताएं लिख रहे थे, स्फुट कविताएं लिख रहे थे या मुक्तक लिख रहे थे, ये तो उसमें तो मन की भावनाओं को या जो आप देखते हैं उनकी घटनाओं की रेखा चित्र जो है बनाने का था। लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे जाने का प्रयास किया कि कुछ ऐसे पात्रों के बारे में अध्ययन किया जिनके साथ या तो न्याय नहीं हुआ था, पौराणिक पात्र, या उनकी पूरी बात सामने नहीं आई थी। जी। तो एक शोध कार्य के द्वारा हमने सूचना इकट्ठा की और प्रबंध काव्य लिखे। अब तक 16 प्रबंध काव्य हम लिख चुके हैं और हर एक किसी न किसी जिंदगी से संबंधित है। उसकी मानसिक स्थिति, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, उसके चरित्र के प्रति जो अधूरे अंक थे या अधूरी रेखाएं थी, उनको पूरा किया। तो इस तरीके से समय लगता है किसी प्रबंध काव्य को पूरा करने में, और अगर उसमें भी कोई एक महाकाव्य हो तो और भी समय लगता है। एक और चीज जो अभी हम कानून की बात भी चल रही थी और साथ में प्रबंध काव्य, आपके प्रबंध काव्य में अधिकतम मैंने देखा है कि स्त्री विषयक आपने, आपकी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है, बहुत पात्र जो है वो स्त्री हैं। और उस वक्त आपने जैसा कहा कि आपने शोध कार्य किया, तो आप किस हद तक कल्पना, क्योंकि उनकी कहानियां पूरी नहीं थी, जैसे भानुमति को ही लेते हैं या आपके अन्य जो पात्र, स्त्री पात्र हैं, उनकी सारी कहानी जो आपकी पुस्तक को पढ़ के मिलता है और जो वास्तव में होगा, तो उसमें शोध का कितना भाग होता है और कल्पना का कितना भाग होता है? शोध का भाग पूरा ही होता है। सिर्फ भाषा के जरिए जो ब्रिजिंग कहते हैं, जो एक दूसरे से सेतु बना करके जोड़ते जाते हैं घटनाओं को, वही भाषा और शय का या कल्पना का अंग है। बाकी अगर हम भानुमति की कहानी मिले तो विभिन्न स्रोतों से लिया, भले ही उनके बारे में महाभारत में चर्चा नहीं है, लेकिन और कई जगहों पर उनकी चर्चा मिलती है। तो उसको देख करके घटनाओं को क्रमवार रख के बाकी कल्पना की जी। तो घटनाओं को बुनने का काम हो गया, समझिए। तो एक और चीज जो इसी से जुड़ा हुआ है, आपकी किताबों को पढ़ते वक्त में जब आप स्त्री पात्रों के आपको पढ़ते हैं तो एक अलग ही समानता का उद्घोष दिखता है। और वो पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में कितनी बार आता है कि आप चूंकि कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो न्याय आज दे रहा है, पिछले 25 अपने जीवन काल में जिन पे मैं देख रही हूँ कि आ रहे हैं उनके, वो सब उसमें स्वतः दिखते हैं कि हाँ वो था। तो वो क्या आपका कानून की पढ़ाई उसको प्रभावित करती है, स्त्री विषयक चीजों को प्रभावित करती है सर? कहीं कहीं करती है, एक छाया तो रहती है। परिणाम ये होता है कि हम जब किसी केस को लड़ते हैं तो उसके गंभीर और गहन और सूक्ष्म तत्वों को देखते हैं जी। और उसी के आधार पर हम किसी केस की पैरवी करते हैं जी। तो हमारी ये आदत हो जाती है कि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें, और ऐसा ही किसी चरित्र के प्रति जब शोध करते हैं तो उसमें भी यही चीज होती है कि हम उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो परकाया प्रवेश हो जाता है। जब परकाया प्रवेश करते हैं तो हम एक स्त्री की तरह सोचते हैं कि अगर मैं होता तो क्या होता, और उसमें सहायता मिलती थोड़ी सी हमारे विधि के ज्ञान की, कि एविडेंसिंग है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, ऐसी चीजें होती हैं जो लॉ में, तो उनके कारण से हम कुछ महीन एनालिसिस कर पाते हैं, कुछ सूक्ष्मता उसमें आ पाती है और कुछ नया बन जाता है। तो ये एक तरीके से नई शैली है, नया प्रयास है। वाह, बहुत बहुत अद्भुत जानकारियां मिल रही। मुझे आपकी किताब मैंने पढ़ी जिसमें आपने देवदासियों के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया है। बहुत कम जगहों पे उनका इतना, इस जैसे आपने परकाया प्रवेश की बात की, तो इतने गहनतम रूप में शायद मुझे लगता है एक आधी अन्य पुस्तकों में है, वो भी बहुत ऊपरी तौर पे, लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं। इसकी
मतलब इसके बारे में आपने लिखने को कैसे सोचा, और जब सोचा तो फिर इसकी जानकारियां कहाँ से ली सर आपने? देखिए, बस यही तो अध्ययन है, यही जी शोध है। अगर कोई जी भावना, कोई घटना, कोई चरित्र हमारे सामने आता है और मुझे लगता है कि उसमें कुछ लिखना चाहिए, या जी इसमें कुछ न्याय नहीं हुआ है, या इनके बारे में भी कुछ बातें, मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है उसको खुलासा नहीं हुआ है, तो फिर ऐसी दशा में हम उसके बारे में सोचते हैं और इकट्ठा करते हैं सारी सूचनाएं जो भी मिल सकती हैं, कि जिन भी स्रोतों से मिल सकती हैं, और उसके आधार पर लिखते हैं। आपको जीवन का भी गहनतम अनुभव रहा है सर, तो इस मैंने कितनी बार पढ़ते वक्त यह महसूस किया है, और आपने आपने कितनी बार प्रश्न भी उठाया है कि क्यों स्त्रियां नहीं खड़ी होती स्त्रियों के लिए। एक तरह से आप आह्वान करते हैं कि नहीं, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि समाज, जिस समाज की हम वास्तव में कल्पना करते हैं अपने लिए, अपनी पुत्रियों के लिए, या फिर जो भी हमारी प्रिय महिलाएं हैं उनके लिए, तो उसके लिए वो आप आह्वान करते हैं। आपको क्या लगता है सर, साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है समाज को बदलने में? देखिए, साहित्य की भूमिका समाज को बदलने के लिए, समाज को परिष्कृत करने के लिए और उसे एक दिशा देने के लिए ही होती है। जहाँ साहित्य समाज से बातों को उठाता है, घटनाओं को उठाता है, चरित्रों को उठाता है, तो वहीं वो वापस समाज को देता है कि इस चरित्र में ये चीज थी और इस घटना में ये चीज थी और इस घटना को ऐसे होना चाहिए। चाहे वो व्यंग के माध्यम से, चाहे वो वर्णनात्मक कविता के माध्यम से, या कथा कहानी के माध्यम से, तो साहित्य ये कार्य निरंतर करता रहा। कविता मेरे हिसाब से ज्यादा सशक्त विधा है और विधाओं की तुलना में। भले कविता का रूप कुछ बदला हुआ है, लेकिन वो बदलाव भी आएगा जो उसे होना चाहिए। और अगर आप पीछे जाकर देखें तो कितने ही आंदोलन, कितने ही विषय उठाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में भी अगर आप देखें तो हम्म, कविताओं का, यानी साहित्य का बड़ा योगदान रहा है। आप जी अपने गीत को राष्ट्रगीत को ले लें, जी वंदे मातरम, जी। ठीक है ना, तो आनंद मठ से जो ये किसी उपन्यास के अंदर से ही निकल करके आया और ऐसे निकल के आया कि ये राष्ट्रगीत बन गया। जी जी, सही सही बात है सर। जी तो इतनी सशक्त चीज कविता होती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि कविता को बढ़ावा मिलना चाहिए। वैसे मैं और भी कई विधाओं में काम करता हूँ, लेकिन जी फिर भी मैं सोचता हूँ कि कविता को बढ़ावा मिलना चाहिए। और कविता में सबसे बड़ी परेशानी जो ये है कि रसात्मक कम वाक्यम जो कहाँ है कविता के बारे में, काव्यम रसात्मकम एकम, तो अगर रस नहीं रहा काव्य कविता में, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है, तो जी वो गद्य से भी गई बीती कविता हो जाती है। और जी उनमें न तो गेयता है, न शब्दों का चलन है, न काव्यत्व है। तो अब मैं सूत्र गलत बोल गया था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये सही है। तो जी सर। इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। तो सर, आजकल की कविताओं का जो, क्योंकि कविता मेरे भी हृदय के बहुत करीब रही है, और इसीलिए मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, क्योंकि आप मुझे मौका मिला है आपकी बहुत सारी काव्य ग्रंथों को, प्रबंध काव्य और इन सब को पढ़ने का। बहुत सारी पंक्तियां मेरी बहुत बहुत मुझे छूती रही हैं। आप जो कविता की बात करते हैं तो उसमें पहले जो था, लोग तुकबंदी को बहुत महत्व दे रहे थे। आज बहुत फ्री स्टाइल की बहुत सारी कविता आ रही है। तो क्या मतलब, क्या आप इसको कविताओं का के स्तर को नीचे गिरना कहेंगे, या वो जी भी हाँ, एक तरीका है? जी हाँ, वो तरीका नहीं है। मैं ये कहूँगा कि काव्यात्मकता जहाँ नहीं है वहाँ पर कविता नहीं है। जी ये अवश्य है कि तुकांत छंद आदि में लिखी जाए, वो एक एस्पेक्ट है, जिसको जो अच्छा लगता है लिखता है। कविता मुक्त में, छंद में भी लिखी जा सकती है, मुक्तक के रूप में भी लिखी जा सकती है, और
आजकल की जो कविता है उसके रूप में भी लिखी जा सकती है। तो जहाँ तक उसके रूप का सवाल है वो तो एक संप्रेषण माध्यम है, लेकिन संप्रेषण माध्यम के साथ अगर काव्यात्मकता नहीं है तो संप्रेषण बेकार है, फिर उसे कविता नहीं कह सकते, उसे गद्य ही कहेंगे। और कहीं कहीं तो कविताएं इतनी ज़्यादा गद्यात्मक हो जाती हैं कि उसे गद्य भी कहना मुश्किल हो जाता है। जी कुछ जी भी जी लिख देना जी। कविता नहीं है। आजकल तो लाइनें कुछ तोड़ तोड़ दिनों से करके, लाइनें तोड़ तोड़ करके लिख देना कविता नहीं है। ठीक। तो आप सर अभी आपने विभिन्न विधाओं में कलम चलाई है, जैसे कि हमारी बातचीत से मुझे अंदाज हो ही गया है, और आपको पढ़ते हुए भी काव्य पे आपकी जिस तरह से पकड़ है, उसमें पढ़ते वक्त एक छायावाद की एक बहुत सुंदर सी अनुभूति होती है। छायावाद मुझे लगता है आप उससे प्रभावित रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, या फिर आप। बिल्कुल हाँ सच कह रहे हैं आप। मैं छायावाद की जो, क्या कहनी चाहिए, चार चौपटे सब। हाँ चारों जी, उनकी महादेवी जी, सफेद। जी जी। महादेवी जी, जश सुमित्रानंदन जयशंकर पंत प्रसाद। जी, जी जी जी। जयशंकर प्रसाद जी और निराला जी, ये तो चार जी जी चौपटे जी कहलाते हैं जी। बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। छायावाद को के लिए बहुत कुछ किया। उसके अलावा राम कुमार वर्मा है, नरेंद्र शर्मा वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं। जी जी जी। और कविता में हरिवंश राय बच्चन ने भी काफ़ी अच्छा लिखा। इन सबको मैंने पढ़ा और इन सबकी छाया जरूर दिखाई पड़ती होगी कहीं ना कहीं। और मैं समझता हूँ कि छायावाद को लोगों ने ये कह दिया कि वो आत्मिक है, निजी भावना है, उससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि करुणा से उपजती है कविता, जी और करुणा से दूर होकर के कविता में रस नहीं आता जल्दी जल्दी। वीर रस की जी बातें छोड़ दें, अधिकांश कविता तो वीर रस नहीं होती। तो वीर रस में तो एक उग्रता चाहिए, एक आक्रामकता चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अधिकांश से करुणा जो है कविता को अच्छा बनाती हैं। जीवन को अगर देख लें तो सुख और दुख, इन दोनों के अगर संतुलन करने की कोशिश करें या इनका हिस्सा निकालने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि करुणा यानी दुख ज्यादा है और सुख कम है। अपने जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि दुख की रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, दुख जी की सर। काली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो वाह। ये है, सुख के लिए गुजरना पड़ता है दुख से। अब दुख को अगर आप अपने से किसी से कह न सकें तो जी ये तो बहुत गलत बात होगी। हाँ। फिर तो आप अवसाद के शिकार होंगे ही होंगे। जी जी तो ऐसी दशा में कविता जो है वो उन बातों को, जो आत्मिक बातें हैं, उनको हम्म। वोमिटिंग कह सकते हैं आप, उनको बाहर निकालना कह सकते हैं। आत्मा से, हृदय से जो बस बसा हुआ है, जो चुभ रहा है, उसे बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल लेकिन इसी के साथ यथार्थवाद को भी नहीं भूल सकते हम। सही इसलिए बात मेरा है। कहना ये है कि यथार्थ बहुत रूखा होता है, और रूखेपन से कविता मर रही है। रूखेपन के साथ अगर हम देखें तो रसात्मक वाक्यम काव्यम नहीं हो जाता। जी तो जी इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक संतुलन बनाया जाए, दोनों का साथ लेकर के चला जाए तो अच्छे परिणाम निकलेंगे। इसीलिए हमने एक उदारवादी धारा के बारे में चर्चा की है, और कवि के मन से सीरीज में हमने अभी तक 7 पुस्तकें प्रभावित की हैं, प्रकाशित की हैं, और 7 पुस्तकें प्रकाशन के अंदर हैं। हमने ये वाह। कहा है कि उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इसमें छायावाद को भी साथ में आना चाहिए, भक्तिकाल को भी साथ में आना चाहिए, भारतेंदु काल द्विवेदी युग को भी साथ में आना चाहिए, और इन सब का एक मिश्रित रूप उदारवाद के रूप में होना चाहिए। कैसे भी वाह। करो, कैसे भी लिखो, छंद में लिखो या बिना छंद के लिखो, तुकांत लिखो या तुकांत लिखो, लेकिन कविता को कविता बना रहे हैं। तो ये मेरा जी आपकी संदेश। अतुकांत कुछ कविताओं को भी मुझे पढ़ने का मौका मिला है, बट उसमें भी एक जो सौंदर्य है, मुझे कुछ पंक्तियां फिर से ध्यान में आ रही है जिसमें। सुनाइए सुनाइए। हाँ। कितना अप्रतिम होगा वह सौंदर्य, कितना अगाध होगा तुम्हारा वह प्रेम, और कितना गहन होगा वह समर्पण, जिसके गीत लिख डाले तुमने,
इन भव्य कलाकृतियों में। या आपने कोणार्क के कोणार्क, बारे में कहा है, कोणार्क। जो कि पत्थरों पे रची हुई कविता ही लगती है, और जब आपकी कविताओं को पढ़ते हैं दोनों लगता है कि समानांतर है या एक दूसरे का पूरक है। एक पत्थरों पे लिखी कविता है और एक पत्थरों को आपके सौंदर्य को आपने उन पंक्तियों में उतार दिया है। तो एकदम कोणार्क बिल्कुल आंखों के समक्ष आ जाता है। जब हम कोणार्क, आपके कोणार्क को पढ़ते तो लगता है बिल्कुल कोणार्क के समक्ष होके कोणार्क का दर्शन कर रहे हैं। तो आप कोणार्क को आपने चुना या कोणार्क ने आपको चुना सर? नहीं, मैंने कोणार्क को इसलिए चुना क्योंकि मुझे ये लगा ये शिल्प जो कोणार्क में देखने को मिलता है ये किसी महाशिल्पी ने काम किया होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नए प्रयोग थे। जी। फिर दूसरा प्रश्न ये उठा कि ये जो मैथुन मूर्तियां हैं इनका उपयोग क्या है, ये क्यों आ सकती हैं, कैसे आ सकती हैं, कैसे एक शिल्पी इन चीजों को उकेर सकता है पत्थर में। तो इन सब चीजों को जब सोचते हुए मैंने पढ़ी, जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उन सब सूचनाओं के आधार पर, क्योंकि दो ही किताबें हमको उपलब्ध हुई, एक तो जगदीश चंद्र माथुर की कोणार्क और प्रतिभा राय की उपन्यास कोणार्क। इन दोनों में कोणार्क के बारे में ज्यादा सूचनाएं नहीं है, ये अपने अपने विधा के अनुरूप लिखी गई हैं। फिर मैंने 2 बार यात्रा की कोणार्क की, वहाँ की किंवदंतियां भी सुनी और लोगों से, वहाँ की बातें भी सुनी लोगों से। तो सारा कुछ देख करके मैंने ये पाया कि इसमें असली चीज ये थी कि शिल्पी जो था, महाशिल्पी जो था, वो अपनी किसी प्रेयसी के साथ जीवन बिता रहा था और अचानक उसने ये फैसला किया कि वो शहर जा करके कुछ कमाएगा। और जब वो कमाने के लिए निकला तो ऐसे कार्य में फंस गया कि 12 साल तक वो जा नहीं सका। जब वो निकला था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन वो छोड़ के चला आया था। तो उसे ये भी नहीं पता था कि बेटा हुआ कि बेटी। कुछ जमाने में संपर्क के साधन तो थे नहीं कि मोबाइल लगा और ढूंढ लो। जी 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 जी। और वो पूरा उसी में लगा रहा। तो मैंने उससे प्रश्न पूछे हैं, ये संवादात्मक शैली में लिखा गया एक अभिनव प्रयोग है। तो उससे ये पूछा हमने कि भाई ये तुम्हारे को दिमाग में ये चीजें कैसे आई। तो निश्चित रूप से तुम्हारा प्रेम जो है ना अप्रतिम होगा। अगर प्रेम नहीं होगा तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और उसकी उपासना भी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें बताता है। तो मैंने न केवल शिल्प बल्कि उसके जो माध्यम हैं जिनके थ्रू उसने, जिनके द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त होता है, इंक्लूडिंग वास्तुकला, वास्तु पर भी हमने, वास्तु दोषों पर भी विचार किया। तो ये सारी चीजें हमने सूक्ष्म देखने की कोशिश की, महसूस करने की कोशिश की और उसी के आधार पर उसको लिखा है। तो लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कोणार्क मुझे प्यारी लगती है। जी, मुझे ऐसा भी लगता है कि हम क्या लिख गए जब हम पढ़ते हैं उसे, तो लगता है हम क्या लिख गए। वाह, यही चीज तो है जो कि मैं अभी उस प्रश्न पे आने ही वाली थी कि आपने इतनी अलग अलग तरह की किताबों को लिखा है, इतने सारे प्रबंध काव्य, इतने अलग अलग तरह के, आप किसको सबसे अधिक अपने दिल के करीब पाते हैं? देखिए, एक बाप को सारे बच्चे पसंद होते हैं। को लिया हमने अपने में, या जिस चरित्र पर लिखने का बीड़ा उठाया वो यूं समझ लीजिए कि जुनून के साथ उठाया और जुनून के साथ लिखा। न केवल स्त्री पात्रों पर बल्कि अभी आसपास ही हमने एक नई किताब लिखी है और वो भी प्रेस में है, जिसका कवर मैंने अपने पे डाला था। दिखाएंगे सर आप? वाह, तो अच्छी खासी लंकेश्वर, वाह। मैं पूरी तरह जानती हूँ कि सर आपने लिखा है तो इसमें लंकेश्वर का एक अलग ही पक्ष सबके समक्ष आएगा, क्योंकि आपने इसमें भी खूब मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण किया होगा लंकेश्वर का। उनके जो अभी तक जो जिस तरह की बातें चलती है कि हम ये उत्तर के लोग लंकेश्वर को हर एक साल जलाते हैं, दक्षिण में कितने जगहों पर उनकी पूजा होती है। तो यानी ये हमारी रामायण कालीन एक दूसरी चीज है। वाह, अग्नि परीक्षा। मैं जानती हूँ इसमें आपने सीता के पक्ष में बहुत चीजें कही होंगी। आपके लिखने के ढंग को जितना मैं जानती हूँ
मुझे पूरा विश्वास है कि वो फिर स्त्री विमर्श वहां भी उभर के जरूर आया होगा। देखिए क्यों नहीं आएगा, एक सिंपल सी बात है मेधा जी, जिस स्त्री को राजमहल में रहने की आदत, उसने बीड़ा उठाया कि वो राम के साथ जाएगी बनवास में। जी तो अगर वो बनवास, उसने 14 साल का बनवास भी तो झेला ना। जी 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 इस दरमियान वो उठा ली गई किसी के द्वारा। पुरुष हो तो एक अलग बात है, स्त्री हो तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां आती सामने अकेले जीने में। लेकिन वो अकेले जंगल में पड़ी रही, राम राम करते रहे। जब वो लौट के आई तो राम ने ही उस पर भरोसा नहीं किया। ये चीज मुझे भी बहुत चुभता है, जबकि मैं सबसे अपने धर्म में इंपॉर्टेंट चीज विश्वास ये है करती मेधा जी, हूँ। जी कि अगर राम को सीता से प्यार होता जी तो रावण विजय के बाद हम्म, राम को खुद सीता के पास जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर, यहाँ पे। जबकि जी उन्होंने हनुमान को भेजा लेने के लिए। जी ये बहुत ही बड़ा अपमान था, और इस जी बात का द्योतक था कि राम को सीता से प्रेम नहीं था। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ सर। अब हमारे मिथिला में, मैं मिथिला से हूँ, तो वहाँ अभी भी लोग कहते हैं कि राम जैसा वर नहीं मिले। लोग गालियों में कहते हैं, एक तरफ तो खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनकी बेटी जानकी, जो कि मिथिला की ही थी, कि उनको कभी भी सुख नहीं मिला जीवन में, तो सीता जैसा जीवन किसी को ना मिले, हम लोग अभी भी कहते हैं। जी सही। और उसके जी बाद में चंद दिनों में ही उनको फिर वनवास दे दिया, अग्नि जी परीक्षा के बाद लेके एक तो आया अग्नि जब। परीक्षा तो दोनों की होनी चाहिए थी, एक की होने की तो बात नहीं होनी बिल्कुल चाहिए ठीक बात थी। है। और जी दूसरी जी चीज ये, सबसे गंभीर बात यह कि निष्कासन तब किया किसी के कहने पर, एक धोबी के कहने पर। तो तुम्हारा धोबी से गए बीते थे तुम क्या? नहीं, और एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि अगर न्याय आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो आपके समक्ष सब व्यक्ति समान होने चाहिए। उस वक्त किसी को सिर्फ इसलिए सजा देना कि वो आपकी पत्नी है या आपकी परिवारजन है, ये भी तो गलत है ना। न्याय तो सबके लिए न्याय होना चाहिए। हाँ, तो किसी मैंने ने कहा और आप जी मैंने ये हम्म, प्रश्न उठाया है सीता के माध्यम से जी जी कि ये आदेश जो निष्कासन का है, ये एक जी राजा दे रहा है या एक पति? अगर ये राजा दे रहा पूर्णतः है पति तो का ही उसके है, राजा तो नहीं दे। जी दोनों रूप तो अलग अलग हैं, जी पोजीशंस अलग अलग हैं। तो अगर हाँ राजा के रूप में तुम दे रहे हो मुझे ये, हम्म, तो मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो चाहिए, जी मुझे अपना पक्ष रखने का समय तो चाहिए। आप बिना सुने ही फैसला कर दोगे तो कैसे बनेगा, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं। न्याय कहता है कि दूसरे पक्ष की, दोनों पक्षों की बात सुन करके तब आप फैसला करें। फिर अगर आप पति के रूप में देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप पसंद नहीं करते। एक्चुअली सीता की उम्र 25 साल थी जब शादी हुई, और राम की उम्र 16 साल थी। सीता बनी थी राम से। जी। तो मैंने अच्छा वो भी करवा दिया कि आप मुझे प्यार नहीं करते शायद इसलिए कि मैं आपसे वय में बड़ी हूँ, और इसीलिए आप मुझे निष्कासित कर देते हैं। जब उसका निष्कासन कर देते हैं तो गर्भवती होती है, और गर्भवती सीता का निष्कासन कितनी गलत बात थी। किसी भी पति के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए ये उचित नहीं था, चाहे वो जी पति हो या कोई हो। जी जी फिर वो वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं, उसके 2 बेटे होते हैं। राम कोई इंफॉर्मेशन या सूचना लेने की कोशिश नहीं करते हैं, वो ये पता करने की कोशिश नहीं करते कि वो कैसी है, खाती है पीती है, जिंदा है मरी है, कोई कोशिश नहीं करते हैं। 12 वर्ष बाद जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा जाता है लवकुश के द्वारा, तब उनको पता चलता है कि मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी पत्नी अभी जीवित है। ऐसा व्यक्ति किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है, जो ना अपने पत्नी की मर्यादा बचा सका, और ना ही अपने बच्चों का ख्याल रख सका, ना ही अपनी बेटी का ख्याल, अपनी वाइफ का ख्याल रख सका, और सिर्फ अपनी और अपनी छवि बनाने में ही लगा रहा। तो ऐसे आपसे फिर मैं मुझे बात करते हुए इतनी खुशी हो रही, मुझे याद आ रहा है कि आपकी किताब में एक वाक्य मैंने पढ़ा था, जिसका कुछ इस तरह संदर्भ था कि धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता है लोगों को। अगर धर्म सबको एक करता तो फिर ये बात ही नहीं होती। लोग आपस में लड़ते ही, अभी भी सबसे ज्यादा लोग धर्म के लड़ते ही ऊपर। हैं धर्म के नाम के।
और यहाँ पे सच में जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, एक ने कह दिया, वाल्मीकि ने एक महाकाव्य रचा, उसके बाद और भी विभिन्न लोगों ने उस महाकाव्य की पुनरावृत्ति की, विभिन्न रूपों में लिखा, और हर एक जगह वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन सीता का पक्ष किसी ने लिखा ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज मतलब मैक्सिमम आप भी पुरुष ही है, लेकिन शायद पुरुषों वाला ही पक्ष प्रस्तुत होता रहा। तो ये अपने आप में गौरव की बात है कि एक और पुरुष इस युग में खड़ा हो रहा है और एक स्त्री का पक्ष रख रहा है। परकाया प्रवेश जो आपने कहा वो आपने महसूस किया और लिखा। इसमें सर मुझे लगता है कि जब तक पुरुष सिर्फ बेटा पति तक रहता है वहां तक एक अलग बात होती है। जब वो पिता बनता है तो वो बिल्कुल पिता के रूप में वो मातृवत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पुत्री की पीड़ा को ज्यादा गहनता से महसूस कर सकता है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उसका बिल्कुल वो जो चीज वो पत्नी के बारे में नहीं सोच पाता, अपनी पुत्री के लिए उस तरह से सहज संवेदनशील ज्यादा हो जाता है। आपको लगता है कि क्या मैं इस मामले में आप एक पुत्री के पिता भी हैं, तो इस चीज को आपके लेखन ने इस चीज को प्रभावित किया है? करता है, बिल्कुल करता है। कुछ सोचने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, और बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो व्यवहारिक अनुभव होते हैं, जीवन के अनुभव होते हैं। उन जीवन के अनुभवों के आधार पर आप कई दर्शन या कई नियमन कर सकते हैं। जी, आपसे बात करते हुए कुछ दिनों पूर्व मुझे मौका मिला था उसमें भाग लेने का। आपकी एक और किताब जो कि इस बीच में काफी चर्चित रही, उनकी कुछ पंक्तियां ध्यान में आ रही है तो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ। चिरार के पेड़ों के इर्द गिर्द अब नहीं सुनाई पड़ते हैं कहे, नहीं सुनाई देती है संगीत की लहरें, नहीं सुनाई देती है खिलखिलाहटें, अब तो सुनाई देती है सन्नाटे के बीच पत्तों की सनसनाहटें। आपकी पुस्तक खामोशी की चीखें से है जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कश्मीर गए हैं सर? आपने कैसे यह विषय कैसे चुनाव किया? देखिए, कश्मीर गया हूँ और संक्षिप्त रूप से कश्मीर को देखा है, लेकिन उस संक्षिप्त यात्रा के दौरान काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई है, और इसके अलावा मीडिया में बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध थी जिनको काफ़ी रिसर्च के साथ में इकट्ठा किया गया, और रिसर्च के साथ इकट्ठा करने के बाद उनके ऊपर काम किया गया। इसके अलावा मेरे एक बहुत करीबी मित्र थे जो कश्मीर से थे, और उनका बहुत बड़े आम के सेब के बगीचे थे, बहुत बड़ा काम था कालीन का, लेकिन उनको वहां से छोड़ के भागना पड़ा। भागने के बाद उनको क्या क्या परेशानी हुई और कैसे वो परिवार जो है ना विघटित हो गया, ये सारी चीजें हमने देखी थी, उनसे सुनते थे, उनसे बहुत करीब से हमें सारी चीजें पता चलती थी। उनके आंसू भी देखे हमने, उन आंसुओं को भी हमने समझा, और इसी प्रकार से हमने सोचा कि अगर कश्मीर में यातना दे रहे होगा एक समुदाय दूसरे समुदाय को, तो किस प्रकार से दे रहा होगा। घटनाओं के साथ उस कल्पना को जोड़ करके मैंने लिखने की कोशिश की। कुछ व्यवहारिक है और कुछ उसमें कल्पना का सीन है। 52 कविताएं हैं जिसमें से 50 कविताएं कश्मीर पर रिलेटेड हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीर फाइल से बेहतर और ज्यादा संवेदनशील कविताएं हैं मेरी। जी जी, उनकी एक एक पंक्तियां ध्यान में आ रही है। जिन हाथों में होनी चाहिए किताबें उनमें थमा दी है बंदूकें। और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं। एक जो वो दृश्य है जिसमें आप लिखते हैं कि लोग आए हैं और वो अंतवस्त्रों को टांग के चले गए हैं, तो किस तरह से संवेदना को वो दृश्य उपस्थित हो जाता है आपकी उस किताब को पढ़ते वक्त। जी जी। तो वो खामोशी की चीखें, बिल्कुल। और वहां भी वही धर्म ही कारण बनता है, लड़ाई का कारण है, और तो कोई कारण ही नहीं है। वही दो समुदायों में नाम हो रहा है। जो कश्मीर जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो हिंदू बहुल क्षेत्र था, और वो आज वहाँ हिंदू दिखते नहीं है या उनके जगहों पे कब्जा कर लिया गया है। देखिए, जितनी लड़ाइयां होती हैं उनमें 3 चीजें काम आती हैं, या 6 वर्गों में उसे बांटा जा सकता है। एक तो है धर्म, जी, ठीक है ना, फिर है अर्थ, और फिर है काम। जी, मोक्ष की किसी को चिंता नहीं है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं होती। तो धर्म अर्थ काम पर ही सारी लड़ाइयां हैं, और उसी हिसाब से एक दूसरा क्षेत्र भी है जिसमें अध्ययन कार्य थोड़ा चल रहा है, और वो है नक्सलवादी। जी, जी। तो नक्सलवादी के क्षेत्र में देख रहे हैं कैसे स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, किस किस तरीके से नक्सलवादी बने, और किस किस तरीके से नक्सल के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं आदिवासियों पर, किस किस तरीके से वो परेशान हैं,
क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो कश्मीर फाइल्स की तरह, यानी खामोशियों की चीख की तरह ही ये संकलन भी बनना चाहिए, ऐसी मेरी जी प्रयास रहेगा। जी। आजकल अब कुछ मैं इस समकालीन लेखन पे प्रश्न करना चाहती हूँ सर। अ, आजकल बहुत लोग लिख रहे हैं, और जब पढ़ती हूँ बहुत सारी किताबें, जो कि मैं पत्रिकाओं की शौकीन बहुत पहले से रही हूँ, 7-8 वर्ष की उम्र से पढ़ती रही हूँ। इस जी बीच जो पत्रिकाओं को उठाती हूँ तो पढ़ के उसमें वो चीज नजर नहीं आती है। जी। आपको क्या लगता है, पत्रिकाओं का स्तर क्या पहले की तुलना में पत्रिकाओं गिरा का है? स्तर लेखकों के द्वारा बनाया जाता है। जी। जब लेखक ही 80% कूड़ा लिख रहे हो तो फिर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। हमारे सहमत हूँ पास आपकी ऐसे बात। प्रकाशक आती हैं, विभिन्न विधाओं की किताबें आती हैं, विभिन्न लेखकों की किताबें आती हैं। सच्ची बात अगर मन से कहूँ तो 70-80% जो सामग्री आती है वो किसी काम की नहीं होती है। जी उसे लेखक बनने के लिए तो ठीक है, हाँ किताब छप गई, लेकिन कोई गंभीरता नहीं। उसे जी साहित्य कहना भी कई कई बार तो ऐसा लगता है कि इसको साहित्य कहा क्यों जाए। जी। इस बीच में कुछ की कहानियों को, मैंने कहानियों को पढ़ा, क्योंकि कहानियां पढ़ना, कहानी और कविताएं मेरी बहुत पसंद की रही हैं। तो एक बहुत प्रतिष्ठित लेखक है जिनको मैं लगभग हर एक पत्रिकाओं में देख रही हूँ, बट जब उनकी कहानियों को पढ़ती हूँ, मैं मैं बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बट पाठिका, एक ठीक ठाक, एक अच्छे स्तर की पाठिका हूँ मैं। तो उसमें कुछ संदेश होता ही नहीं है सर, और वो हर एक जगह छप रहे हैं। प्रेमचंद की इस बीच में कुछ दिनों पहले विवादास्पद रूप से खूब बात उठी थी कि उनके कहानियों में स्त्री विमर्श नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिला है, मुझे लगता है मैं 99% पढ़ चुकी हूँ प्रेमचंद्र की सभी रचनाओं को। तो मुझे तो लगता है कि उनमें अच्छा खासा तत्व रहता है, और स्त्री विमर्श बहुत प्रमुखता से, उस काल के हिसाब से बहुत प्रमुखता से मौजूद है। देखिए थोड़ा मैं किसी इस विषय। जी देखिए किसी भी लेखक का मूल्यांकन देश काल और वातावरण के आधार पर करना चाहिए। जी जिस समय प्रेमचंद पैदा हुए थे उस समय कहानी अपने शैशव काल में थी। प्रेमचंद ने उसको एक दिशा दी। अब उन्होंने जी अच्छा लिखा या बुरा लिखा उसकी बात तो बात की है, लेकिन जी उन्होंने एक दिशा दी और उस दिशा ने कहानी संसार को समृद्ध भी बनाया, और साथ साथ जो है ना उसमें प्रगतिशीलता के तत्व भी आए। ये जी निश्चित है कि प्रेमचंद की कहानियों में भी 3 सोपान मिलते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तीन जी। सोपान मिलते हैं। पहले वो जिसमें वो ज्यादातर गांव के चित्र बात करते हैं। लिए हाँ, हैं उन्होंने। गोदान वगैरह। जी हाँ। दूसरे वो जिसमें वो माइग्रेट करते हैं अर्बन शैली में। और जी तीसरे वो जब वो प्रगतिशील यानी थोड़ा सा कम्युनिस्टिक विचारधारा में आ जाते हैं। जी। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने कहानी को एक शक्ल दी, एक भाषा दी, एक शैली जी दी, जिसको लेकर के आगे बढ़े और आज कहानी के अच्छे दौर में पहुंचे हैं। जी सर। उसके उनके समय में जो यथार्थ था कहानियों का या जो सामाजिक परिवेश का, वो भिन्न था, और आज आज परिवेश भिन्न है। तो जी हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने बहुत बड़ा काम किया था, जी और उस बहुत बड़े काम के लिए उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। कालजयी जी कृतियां हैं उनकी, और वो जी कोई भी कहानीकार हो प्रेमचंद को नहीं भूल सकता। जैसे व्यंग में हरिशंकर परसाई को नहीं भूल सकता, जी जैसे कविता में जयशंकर प्रसाद को नहीं भूल सकता। जी तो सुमित्रानंदन पंत जी ने भी बहुत बड़ी लोकायतन लिखी है महाकाव्य के तौर पर, जी और वो कामायनी से कितनी ही बड़ी है। लेकिन जी। जो जो चीज कामायनी है वो दूसरी कामायनी नहीं लिखी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी जी। उनकी तो एक एक पंक्तियां, मुझे तो जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी कविताएं याद है। आपके प्रिय कवि कौन है सर? आप उनकी कोई कविता सुनाइए, या अपनी कोई सुंदर सी कविता सुनाइए सर। मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, जी क्योंकि मेरे शुरुआती दौर की जो कविताएं हैं जी वो महादेवी से ज्यादा प्रेरित होती हैं, जी और फिर जयशंकर प्रसाद का उठा जाता है। तो जी भाव पक्ष में और कला पक्ष में दोनों में ही उनका उनकी छाप दिखाई पड़ती है। जी सर। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो कविता सुनाऊं जी जो मेरी पहली कविता थी। जी सर।
कविता है प्रतीक्षा। वाह। और बोल इस प्रकार, थोड़ी सुनाऊंगा, बहुत लंबी है कविता। आप प्राण सुनाए। तेरे, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ। प्राण, वाह, ये मेरी आपकी बहुत ज्यादा पसंदीदा कविता है सर, सुनाए। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, और द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। वाह। द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ, स्नेह लथपथ, देखती रथ में। वाह, शून्य है पथ, स्नेह लथपथ, देखती रथ में। क्या प्राण गीता है। तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। वाह रूप वाह। का उपमान हूं मैं, सबल वक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूं मैं प्रतीक्षा हूँ। अब इसके साथ एक छोटी सी कविता सुनाएंगे। रात्रि का समय जी होने जा रहा है, तो हम रात की, ये थोड़ा छायावादी जी। भाव के साथ है। हम्म। रात से कह रहे हैं कि धीरे धीरे आ, निरभ्र नभ से सहचरी रजनी। धीरे धीरे वाह आ, निरभ्र नभ से सहचरी रजनी, बिखर गई तेरे आंचल से तारक हीर कनी। वाह। वाह। इतनी मतवाली मदमाती कितनी पागल तू, इतनी मतवाली मदमाती कितनी पागल तू, आंचल को न संभाल सकी रे मुग्धा चंचल तू। वाह, ये तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को याद दिलाती है सर, बहुत सुंदर। मुख पर झीना घूंघट तम का, मुख पर झीना घूंघट तम का, चंदा अलकों में, मंथर मंथर गति से झरती निदिया पलकों में। वाह, बहुत सुंदर। सारी याम बीत जाएगी, चुन चुन तारक फूल, कहाँ चली थी किससे मिलने तू जाएगी भूल। अद्भुत। विकल आंसुओं की करती फिर से विकल आंसुओं की करती फिर मोती सी बरसात, विस्मित शून्य गगन में भटकेगी तू सारी रात। वाह, कितनी सुंदर पंक्तियां। निद्रा में डूबा है सख देखो सारा संसार, ज्योत्सना की छाया में तेरा ये कैसा अभिसार। वाह वाह। तो बीती ये विभागनी रात्रि के बारे जागरी मुझे ध्यान में आने लगी। उनकी पंक्तियां मुझे बहुत पसंद थी, और ये मुझे इतनी सुंदर पंक्तियां लगी है आपकी, अद्भुत, बहुत सुंदर। और आपने इससे पहले जो प्रतीक्षा सुनाया था, इससे पहले भी मैंने आपसे सुनी थी, और मुझे अभी भी वो पंक्ति आपने जैसे ही कहा मुझे याद आ गया कि प्राण तेरे प्राण की एक इच्छा हूँ, द्वार पे तेरे खड़ी एक प्रतीक्षा हूँ। ये मुझे तब से याद है, और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो जो पंक्तियां मुझे पसंद रहती है, मुझे मेरे दिमाग में कहीं स्टोर रहती है वो में स्टोर पंक्तियां। रहते, ठीक बहुत बात है। सुंदर। जी। एक और आपने गाना सुनाया था, प्यार रह जाएगा, आऊंगा। वो। जी। और एक आईना पे भी आपने बहुत सुंदर गाना सुनाया था, तो वो ये भी दोनों, मुझे आप। ये दोनों तो सिग्नेचर सॉन्ग बन गए। जी। मुझे दोनों गाना बहुत, उस दिन रात तक मैं गुनगुनाती रही थी वो गाना। सुनाता हूँ आपको, लेकिन उससे जी पहले एक समकालीन कविता, जी पहाड़ पे छोटी जी सी कविता है। जी और पहाड़ के विकास के परिणाम स्वरूप पहाड़ पर क्या असर पड़ रहा है, जी वो चित्रित किया है। ये इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई थी। वाह, नंगा सुना ही था। पहाड़ विस्मित है, नंगा पहाड़ विस्मित है, नहीं दिखते उसे चारों ओर, हरियाली भरे वन उपवन, बाग बगीचे, वृक्ष और लताएं, वनस्पतियां और औषधियां, हरे भरे खेत खलिहान, जो थे कभी सबके जीवन के आधार, जिनसे होती थी बरसात, जिनसे विकसता था पर्यावरण, जिनसे नियंत्रित होती थी जलवायु, और जिनसे चलते थे बाजार और व्यापार, जिसका वे साधन और स्रोत होते थे, जिन पर होता था यहाँ के निवासियों का कामकाज और अर्थोपार्जन, और बनती थी समाज की अर्थव्यवस्था सदियों से। वाह नहीं दिखते उसे उत्पात मचाते बंदर, फुदकती गिलहरियां, कुलाचे भरते हिरन, इधर उधर ताकती लोमड़ियां, हुआ हुआ करते सियार, चुपचाप चरती भेड़ें, घोंसले बनाते पक्षी, मस्त गाती कोयलें, व्याकुल उड़ती टिटेरी, और प्रकाशित नहीं हो महसूस होते उसके वृक्ष पर रेंगते हुए सरीसृप और जीव जंतु। नहीं दिखती उसे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, कल कल बहती नदियां, टकराती और चूमती उसके कूल किनारे, बहते हुए झरने, सुनाते हुए मृदु संगीत, और कलसों में भरती पानी, जिसमें यौवनाएं और सुंदरियां। आज वो खोजता है अपना हरियाली भरा अतीत, बादलों भरा आसमान, बारिश की झूलती हवाएं, लहराते पेड़ पौधे, खेती करते किसान, फसल काटती औरतें, बागों में फल तोड़ते बच्चे, और नाचते मनमयूर।
अपनी घाटी में बसे गांव, गोबर और गेरू से लिपे घर, कोलाहल भरी गलियां, खेलते और झगड़ते बच्चे, हुक्का गुलगुलाते बुजुर्ग, चूल्हा फूंकती औरतें और पशुओं का चारा बनाते नौजवान। ऐसा लगता है कि विकास की गंगा में बह गया सब कुछ और बच गया केवल सन्नाटा उसके आसपास दूर तक। वाह, ये आपके अपने स्टाइल से एक डिफरेंट स्टाइल में समकालीन कविता है। जिस उदारवादी पंथ की आपने बात की, मुझे इसमें उसका ही प्रभाव दिखा, और बिल्कुल नंगा पर्वत के यथार्थ को उतार के आपने रख दिया सर इसमें। जी, सही सही, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो पहाड़ पे जाने का मुझे मौका मिला है, जुड़ी हुई हूँ पहाड़ से, तो दिखता एक ही है ये चीज एक सबका। छोटी सी रंग रचना सुनाते हैं। जी सर, जरूर जरूर। मैं और मेरा भाई। वाह। मैं और मेरा भाई पहले रोज सवेरे मिलते थे, जागते ही बिस्तर पर। रहते थे एक ही घर में, खाते थे एक ही थाली में और खेलते थे एक ही चौपाल में। फिर हम मिलने लगे अपने अपने घरों से निकलने पर। फिर हम मिलने लगे अपने अपने घरों से निकलने पर, बस यानी शादी हो डिवाइन हो गई, गया। बंटवारा हो गया। फिर हम मिलने लगे अपने अपने घरों से निकलने पर, रास्तों में, खेतों में, खलिहानों में। और अब मिलते हैं कोर्ट में, कचहरी में और थानों में। ओह। कितना आगे बढ़े हैं हम, कितना विस्तार हुआ है हमारी सीमाओं का। ओह, बहुत सही में, कितना छोटे सी चीजों में बहुत जबरदस्त सटायर है ये तो, बहुत जी, तीक्ष्णता से आपने प्रहार किया है सर। एक प्रश्न और था मेरे दिमाग में, आप निरंतर हिंदी के सब विधाओं में लिखते रहे हैं सर। आपको क्या लगता है हिंदी के विकास के लिए अभी, क्या हिंदी, क्या हमारे आगे, हमारे सामने में हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाएगी? अभी मैं साउथ में रह रही हूँ, और कुछ दिनों पूर्व मेरे मुंह से निकला था हिंदी, क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिखाता है, और सेकंड लैंग्वेज में आपके पास हिंदी, संस्कृत, स्पेनिश, फ्रेंच के साथ में हिंदी भी है। तो चुभता है जितनी बार, क्योंकि मैं इनके हिसाब से फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, तो मुझे चुभता है। एक आध बार मेरे मुंह से निकला भी कि फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी होता तो मुझे खुशी होती, तो तुरंत स्वर उठा, तमिल क्यों नहीं, तेलुगु क्यों नहीं। तो मैंने प्रतिकार नहीं किया। ठीक बात है। जी। देखिए, तो हिंदी को सबसे पहले जरूरी होगा कि उसे दो स्तरों पर लागू किया जाए। पहला, न्यायालयों के स्तर पर, और दूसरा बेसिक एजुकेशन में। अगर इन दोनों को कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया जाए तो हिंदी का विकास तेजी से होगा। जी रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा को एक त्रिभाषा फार्मूला चलना चाहिए, जिसमें जी एक जी क्षेत्रीय भाषा हो गई, एक राष्ट्रभाषा हो गई, मैं उसे जी राष्ट्रभाषा का रूप मान के बोलता हूँ, जी जी और तीसरी एक विदेशी भाषा हो गई। जी तो जी ये जी त्रिभाषा फार्मूला पहले बनाया गया था 1962 में, जहां तक जी मुझे याद आ रहा है, या 64 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के साथ। तो जी इसको लागू रखना चाहिए। इसके लागू करने से सारी आवश्यकताओं और सारे विरोधों का परिष्कार हो जाता है। और ऐसी जी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हिंदी को अपना एक स्थान मिलने लगेगा। कोई जी कुछ भी कहे, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो जी क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में जो जी। अनुवाद होते हैं वो सबसे अधिक दक्षिण भारत में होते हैं। वाह, ये सुन के बहुत खुशी हुई सर मुझे। और उत्तर भारत के साहित्यकार इतने नखरीले हैं, इतने जी। वैयक्तिक हैं कि उनमें से शायद ही किसी ने दूसरी भाषा पढ़ी हो, और शायद ही देखिए मुझे किसी लगता, चीज का ट्रांसलेशन कभी किया हो। तो ये जरूरत इस बात की है कि उत्तर और दक्षिण को मिलाया जाए। जी सर। जैसे उत्तर के लोग दक्षिण भारत की भाषाएं पढ़ें, और जी दक्षिण भारत के अकूत साहित्य को हिंदी में उपलब्ध कराएं, उसी जी तरीके से हिंदी की जो साहित्य है उसको क्षेत्रीय भाषाओं में परिवर्तन करने का प्रयास करें, जो जी क्षेत्रीय भाषाओं के लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी संवेदना नहीं ला पाते हैं जितना कि एक हिंदी जानने वाला हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट करने या ट्रांसलेट करने में ला पाएगा। तो जी सबसे पहले इस मुहिम की जरूरत है, इस आंदोलन की जरूरत है। और अगर ये जी सर। आंदोलन चल गया तो आप निश्चित समझिए कि न केवल हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाएगी, बल्कि लोग उसको पहली भाषा के तौर पर पढ़ना पसंद करेंगे। बहुत खुशी हो रही सर, मुझे लगता है आज न कल ये आंदोलन जरूर चलेगा। हृदय से इच्छा है कि खुद ही देख सकूं, कम से कम देख सकूं इसे। मैं, एक और प्रश्न दिमाग में था, मैं सोचती हूँ कि पूछिए अंतिम पूछिए, 2-3 निश्चिंत प्रश्न होकर, और है कोई सर। समय सीमा नहीं, कोई जी समय सीमा नहीं। जी।
एक और दिमाग में चीज आ रहा था कि जैसे आपने आंदोलन की बात की, तो इसके उत्थान के लिए आप आप तो है ही अग्रणी पंक्ति में, हमारे जैसे छोटे लोगों का क्या योगदान हो सकता है? जिस क्षेत्र में आप नवोदित। रहते हैं, जी। ठीक है, उस क्षेत्र की भाषा को आप समझने की कोशिश कीजिए। पारंगत जी। होना जरूरी नहीं है, जी। उसके अंदर एमए करने की जरूरत नहीं है। उस जी। भाषा को, ज्ञान को आप समझिए, वहाँ के साहित्य को थोड़ा सा पढ़िए और उस साहित्य को हिंदी में अनुदित करके प्रस्तुत कीजिए। यही सबसे जी। बड़ा कार्य होगा। और आपको बता दूं कि हमारा बीपीए फाउंडेशन जो एनजीओ है, वो जी। अनुदित ग्रंथों के प्रकाशन पर ग्रांट देता है। वाह, तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छी अनुवाद की हुई पुस्तकें अगर आती हैं किसी जी। क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में, तो हम उनको जी। प्रश्रय देते हैं और उनको ग्रांट देते हैं, और बिना किसी खर्चे के हम उनको छापते हैं। वाह। आप सर, आपने बीपीए फाउंडेशन की बात की, तो मैं चाहती हूँ कि उसके कार्य के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके उनके अन्य कार्यों से भी। बीपीए फाउंडेशन एक एनजीओ है जी जो सर। गिविंग बैक टू सोसाइटी पर विश्वास करता है। जी। इसकी स्थापना आज के 6 साल पूर्व की गई थी, और ये महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता है, विकासोन्मुख काम करता है, और जी। साथ ही सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का काम करता है। जी। इसने बहुत सारे कार्यक्रमों के आधार पर काफी अच्छी स्थिति ग्रहण की। इसके अलावा जब हम विकास की बात करते हैं तो भाषा का विकास भी एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है, या जी। साहित्यिक विकास भी एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है, जो बच्चों के लिए भी जरूरी। तो इसीलिए बच्चों के लिए जो बाल साहित्य आता है उस पर हम पूरा ध्यान देते हैं। जी। बाल रचनाकारों के तौर पर जो लिखावट होती है वो भी बच्चों के विकास से संबंधित है। जी और सर। महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान देती है हमारी प्रकाशन संस्था, कि जी महिलाओं की सर। पुस्तकें जो है ना वो प्राथमिकता के आधार पर छापते हैं। और हम महिलाओं के चरित्रों पर या महिलाओं के रिलेटेड बातों पर खुद भी खूब ज्यादा लिखते हैं। तो जी, ये इसलिए तो मुझे अंदाजा था। महिला जी। सशक्तिकरण सिर्फ उनके हाथ में तराजू पकड़ा देने से ही नहीं होती, पैसे पकड़ा देने से नहीं होती। उनको समग्र बनाना है, उनके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल पाई को सशक्त करना ही होगा। जी। जी। और जी बिल्कुल। इसमें हम सोचते हैं कि शायद तन को जो भोजन दे रहे हैं उसके साथ साथ मन को भी भोजन देना चाहिए। बहुत आवश्यक है। तो हम इसी प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। जी सर। एक मुझे लगता है कि समय ठीक ठाक हो गया है। एक अंतिम प्रश्न रखना चाहती हूँ। समकालीन लेखकों के लिए, उदीयमान लेखकों के लिए सर, आपका क्या संदेश है? देखिए, संदेश देने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ, मैं इतना वरिष्ठ नहीं हूँ। बहुत सारे जी वरिष्ठ सर। हैं जो संदेश देते रहते हैं और लोगों जी। को जोड़ते रहते हैं। और मैं ये कहूँगा कि गुटबंदी को प्रश्रय देते हैं। मैं तो जी। सीधा साधा आदमी और अपने काम से काम, जितना समय होता है उतना लिखने में लगाता हूँ। मैं अमेरिका जी। में बैठा हूँ लेकिन मेरा काम चल रहा है। जी सर। तो फिर भी। इतना जरूर कहना चाहूंगा, जी। पहली चीज, हम्म। कि लेखकों को पढ़ना चाहिए। अगर वो ही नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कौन पढ़ेगा, और क्यों जी। पढ़ेगा? जी। तो लेखकों को पढ़ने का कार्यक्रम होना चाहिए। सिर्फ इस चीज में बिजी नहीं होना चाहिए कि साहब हमको सम्मान मिल जाए, हमको पुरस्कार मिल जाए, हमको फला आदमी जान जाए, हमको वो वरिष्ठ आदमी जो है ना उससे मिलाना हो जाए, और मैं फेसबुक पर उसकी फोटो डाल सकूं ताकि लोगों में कहूँ कि मैं तो मिल के आया हूं उससे। तो जी। ये जी। सब जी। चीजों को छोड़ करके पढ़ा अध्ययन कार्य में लगना चाहिए। और अपनी जो विधा है, जिसको नंबर 1 पर रख रहे हैं या जिसको ज्यादा काम करना चाहते हैं, उस विधा में पारंगत होने की कोशिश करना चाहिए। जी। एक्सपर्ट हो ना हो, लेकिन कम से कम प्रवीण तो हो। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, कि जो भी कुछ लिखो उसे सोच के लिखो। और लिखना चाहते हो तो कहानी लिखना है तो कहानी के बारे में समझो कि उसकी व्याकरण क्या है। कविता लिखना चाहते हो तो कविता की व्याकरण क्या है। ये आवश्यक नहीं है कि आप छंदों में ही लिखो, ये आवश्यक नहीं है कि आप तुकांत ही लिखो, लेकिन कविता का कवित्व बचा करके कविता लिखो तो अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, अपने आप को लेखक समझ करके चौड़े ना हो जाओ कि मैं तो जी बहुत बड़ा लेखक हो गया, हर दिन मैं फेसबुक पे एक कविता डालता हूँ
या एक रचना डालता हूँ, वो जरूरी नहीं कि आपकी रचना कोई पसंद कर रहा है, कोई आपके नाम से भी लाइक लाइक करता रहता। एक बार तो मैंने देखा किसी की मृत्यु की सूचना थी, श्रद्धांजलि दी थी किसी ने, उस पर भी लिख दिया लाइक। तो लाइक तो लोग बिना पढ़े और बिना देखे ही कर यार देते हैं। आजकल मैं देखती हूँ कितनी जगह लाइक रहता है, मुझे आश्चर्य लगता है। मैं अपने लाइक को बहुत मुश्किल से प्रयोग करती हूँ, जहां तो लाइक करना ये है वही देख तो प्रयोग लो कि करती लाइक कहाँ कर रहे हैं हम। तो इसके ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए उसको लिखने के लिए। जो भी लिखें उसको देखें, और जहां यदि संभव हो तो किसी वरिष्ठ से या किसी सहयोगी के साथ में उस पर चर्चा भी कर लें, ताकि आपकी जो कमियां अगर कोई हो तो वो दूर हो जाए। तुलसीदास जी का दोहा याद रखें कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हैं। आप जी जी। प्रशंसा की तरफ नहीं, निंदा निंदा की तरफ ध्यान ज्यादा दीजिए, जो आपकी गलतियों को सुधारने में प्रयास सहायता करेगी और आप एक अच्छा अच्छा लिख सकें। मुझे ध्यान में आ रहा है कि एक बार जब मेरी 4 कविताओं को डाला गया था एक समूह में, तो उस वक्त आपने फोन करके मुझे उसमें कुछ संशोधन बताए थे, तो मुझे हाँ, अच्छी तरह याद है, मैंने इमीडिएटली उसमें वो संशोधन किए भी थे सर। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आपने पढ़ा, और आपने इस हद तक पढ़ा कि उसमें कहाँ कमियां हैं बताई थी। और उस वक्त से ही मैं आपसे ज्यादा बात भी कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम शायद हमारी बातचीत अनौपचारिक रूप से उसी वक्त हुई थी। नहीं ये हम वरिष्ठों जी का भी ये फर्ज है। आप जी। देख रहे होंगे कि हमने एक मुहिम चालू करी इंटरव्यू की, साक्षात्कार के। हमने 250 साक्षात्कार किए हैं, जो शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। जी जी सर और जी। 101 छात्र साक्षात्कारों का एक पुस्तक में संकलन आ रहा है, और वाह। 150 के करीब यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं ऑडियो विजुअल जो है। तो सीखना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि हम बड़ों से सीख करके छोटों तक कैसे पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने इंटरव्यू में सिर्फ बड़ों बड़ों का इंटरव्यू नहीं लिया। ये प्रश्न पर मैं आना ही चाहती थी कि मैं सर आपने छोटे लोगों को क्यों चुना। इसलिए क्योंकि वो भी तो सीखें कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या प्रश्न होते हैं उनका। उनका कम से कम एक जो फोबिया होता है वो फोबिया कम हो, है ना। और अब मैंने शुरू किया रिवर्स। वो मैं देख रही हूँ सर, शुरुआत मुझे लगता है मेरे से रिवर्स ही का हो रही शुरुआत इसलिए किया कि आप इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं, कैसे जानते हैं, जरा पूछिए ना। और हमसे जब आप बातें करेंगे तो हमसे हो सकता है 2 बातें आप सीख भी लें। है। जी सर जी तो बिल्कुल सर। इसीलिए मैं बड़ों के साथ भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उदीयमान और जो नए लेखक हैं उनके साथ में भी जो जोड़ रहा हूँ। उनको उनके साथ जो इंटरव्यू होगा या वो जो साक्षात्कार लेंगे उससे उनको ज्यादा फायदा होगा। जी जी सर, मेरे साथ मुझे तो दोनों चीज का मौका मिला आपके साथ, और हर एक बार मैं और रिच और इनरिच थी हुई अंदर से, तो मतलब मेरे लिए तो दोनों टाइम बहुत ज्यादा ही, आपसे तो जितनी बार नॉर्मल भी मेरी बातचीत हुई, तो हर एक बार मेरे लिए वह एक कक्षा की तरह ही था कि मैंने उसको एक लिया है। बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा मुझे। मेरा ये विचार रहता है मेरा जी कि जो हमने सीखा है, जो हमें ज्ञान है, वो साथी लेके नहीं जाना है, उसको अभिव्यक्त कर देना, उसे एक्सप्रेस कर देना, उसे एक रूप दे देना। और इसी का परिणाम ये कि जो भी हमारी भावात्मक लेखन है, या जो हमारी प्रबंध काव्य हैं, या जो हमारे और बच्चों की किताबें हैं, वॉट एवर, इन सारे लोग चीज़ों को मैं अधिक से अधिक एक्सप्रेशन दे करके लिखना चाहता हूँ, और अधिक से अधिक मात्रा में छोड़ना चाहता हूँ, ताकि हमारे अंदर की बातें लोगों तक पहुंच सकें। वाह, ये बहुत सुंदर अद्भुत विचार है सर आपके। आपके विचार तो यत्र तत्र सारे पुस्तकों में तो है ही, उसके अलावा सामने से बात करके और भी बहुत सारी चीजें पता चली। आपका जो गाना मैं सुनना चाहती हूँ, मैं आप सुनाता हूँ। कौन सा जी सुनेंगे आप बताइए। प्यार रह जाएगा, वो जो गाना है। प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यार अगर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यासी धरती और सिसकता
आसमां रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, कौन तब बातें करेगा, कौन यूं छेड़ेगा तब, कौन तब बातें करेगा, कौन यूं छेड़ेगा तब, और कौन समझाएगा दिल को, तन्हा होगा दिल ये जब, वाह रूठना और मान जाना, रूठना और मान जाना, बेसबब रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा, वाह धड़कनों के राग सहसा शांत से हो जाएंगे, होठ सहमे से जुदा मुस्कान से हो जाएंगे, लोग घबराएंगे सूना आशियां रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा, प्यार घर मर जाएगा, पानी की लहरों बिना सूखी नदी बस नाम की, पानी की लहरों बिना रूह जब प्यासी रहेगी, जिंदगी किस काम की, रूह जब प्यासी रहेगी, ऐसी नीरस जिंदगी को कौन फिर जी पाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, गुलो गुलशन के बिना फिर बागवां भी किस लिए, गुल और गुलशन के बिना, एक साथी के बिना ये कारवां भी किस लिए, एक साथी के बिना जिंदगी में एक पतझड़ का समा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, हर कोई जीता रहेगा, हर कोई जीता रहेगा, आप में ही गुमशुदा, आपसे कोई न पूछे, रूह हो जब गमजदा, तो फिर फसाना दिल का दिल में, अनकहा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, तो महफिलें सूनी रहेंगी, जब न दिल भर आएगा, महफिलें सूनी रहेंगी, तो कौन बनकर जुस्तजू तब जिंदगी में छाएगा, कौन वाह बनकर जुस्तजू वाह तब जिंदगी में छाएगा, कौन हमदम हम सफर हम राज ही रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, क्या इतनी सुंदर प्रेम की कविता, जो व्यक्ति प्रेम को पूरी तरह समर्पित हो वही लिख सकता है, जिसका जीवन खुद प्रेम का महाकाव्य हो वही लिख सकता है, क्योंकि डूब के लिखा है आपने और बहुत उतने ही भाव से आपने उसको जी सुनाया है सर। अद्भुत सुंदर सुनाया है। और सच में प्रेम के बिना तो जीवन में लगता है कुछ रहता ही नहीं है वास्तव में, प्यार अगर मर जाएगा। कुछ नहीं बचता। जी। और वो जो दूसरी आपकी का गाना है, अगर आप वो भी वो भी सुना दें। सुना देता हूँ, वो भी जी सुनाता हूँ। जी। याद आए सभी बीते दिन, वाह याद आई वो सारी खुशी, याद आई गमों की घड़ी, आईना आईना। हो गई जिंदगी, वाह वाह हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, खेल के दांव सब याद आते हैं अब, खिलखिलाती है मन में खुशी, आईना हो गई जिंदगी, दोस्ती यारियां खुशियां दुश्वारियां, मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, याद आती है हर वो घड़ी, आईना हो गई वाह जिंदगी, वाह। हाँ वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मीठी परियों के दिन, मत भरे पल अछिन, कैसा कैसा सफर वो हंसी, आईना हो गई जिंदगी, बहुत सुंदर। प्यार का सिलसिला साथ कोई मिला, दुनिया भी बस गई, कुछ कसक सी रही, पर मिला ना वो कारण कभी, वाह वाह आईना क्या हो बात। गई जिंदगी, कारवां चल पड़ा, सब जहां चल पड़ा, मैं भी चलता रहा, सब निकलता रहा, रुक गई फिर भी क्यों बंदगी, आईना हो गई जिंदगी। बहुत सुंदर लाजवाब।
दिल में सबकी खुशी हो तसल्ली भली, झूठे सब मायरे अध खुले दायरे, कोई दिल से न पूछा कभी, आईना हो गई जिंदगी। बहुत सुंदर। सालों पहले पटल पर हुए हैं अटल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, गीतों में ढल गई बेबसी, आईना हो गई जिंदगी, वाह वाह, आईना हो गई जिंदगी। लाजवाब लाजवाब। मुझे बहुत पसंद है आपके दोनों गाने, दिमाग में मेरे घूमते रहेंगे आज सोते तक मुझे। बहुत सुंदर सर। बहुत अद्भुत रहा आपसे ये सुंदर सा साक्षात्कार। आप जिस तरह के गीत गाते रहे हैं, ये आपका कारवां चलता रहे, और भी बहुत सारे महत्व माने महाकाव्य, बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं हमारे लिए, आने वाले बहुत बहुत पीढ़ियों के लिए बहुत समग्रता से, बहुत संपूर्णता से खड़ी हो। आपने बहुत सारे विचार दिए हैं जो पढ़ के अंदर से हम लोग बहुत बहुत माने ऊंचे उठते हैं, लगता है कि वह यही तो कहना चाहते थे, और भी लोगों तक पहुंचे। तो बहुत सुंदर रहा सर। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को, और भी लोग जो कि सुन रहे हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबों को धन्यवाद। तो सर विदा लेते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आभार। सर। जी सर। धन्यवाद मेधा जी, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जी सर, जरूर सर।